हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। पाचन क्या होता है। पाचन जटिल व अघुलनशील पदार्थ को सरल व घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया में जो भी हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट कहलाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार से हो जाएगा। आहार नाल। आहार नाल ये 33 फीट या 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारी सलेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, लीवर आ जाएगा और पैंक्रीज मतलब अग्न्याशय आ जाएगा। और आहार नाल में माउथ मतलब बक्कल कैविटी, ग्रास नली, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, ड्यूडेनियम और इटेलियम। ड्यूडेनियम 25 सेंटीमीटर होती है, इसे गृहिणी कहते हैं। इटेलियम ये 30 सेंटीमीटर होती है। और अगर पूछी जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है तो 6 से 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। फिर आता है हमारा सीकम। सीकम का क्या कार्य होता है। सीकम में पहले सेलुलोज का पाचन नहीं होता है और यह शाकाहारी में मांसाहारी की अपेक्षा अधिक लंबा होता है, ताकि इसमें जो निवास करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। तो कॉलन ये बृहदान्त्र में और मलाशय रेक्टम, यह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी भाग होता है। 7 से 8 इंच लंबा होता है। फिर आता है हमारा एनस, जिससे हमारे बाहर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो हम बात करते हैं बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी मुख गुहिका, इसमें हमारे होंठ्स पाए जाएंगे और दांत पाए जाएंगे और हमारा जीभ पाई जाएगी। तो दांत वैसे तो स्थायी और अस्थायी प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होते हैं और टूटकर स्थायी दांतों में परिवर्तित हो जाते हैं। वयस्क अवस्था आते आते हमारे दांतों की संख्या 32 हो जाती है। वैसे सामान्यतः 24 और 26 रहती है। तो दांतों के प्रकार पूछें तो दांत के प्रकार होते हैं इंसीजर, जिनको कृदनक बोलते हैं। ये 2 जोड़ी होते हैं, मतलब संख्या में 4 होते हैं और इनका कार्य होता है कुतरना। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन को रदनक बोलते हैं और ये संख्या में 1 जोड़ी होते हैं और इनका कार्य होता है कि भोजन को पकड़ना व चीरना। ये मांसाहारी जंतु सबसे अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इन्हें आसानी जाती है मांस को चीरने और फाड़ने में। फिर हमारा आता है प्रीमोलर, जिन्हें हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ये संख्या में 2 जोड़ी होते हैं। भोजन को इनका कार्य होता है भोजन को चबाना और पीसना। फिर आता है हमारा मोलर, जिनको चवर्णक कहते हैं। ये संख्या में 3 जोड़ी होते हैं और इनका भी कार्य होता है भोजन को चबाना व पीसना। तो ये हमारे दांत थे और इनकी संख्या व इनके कार्य थे। फिर उसके बाद में हमारी आती है जीभ, जो हमारे मुख गुहा की फर्श कहलाती है। तो इसमें जीभ के बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। ऊपर की ओर सबसे पीछे की ओर कड़वे का स्वाद देती हैं। फिर उसके बाद में कड़वे के नीचे दाएं और बाएं खट्टे का देती हैं। फिर खट्टे के नीचे हमारा नमकीन का स्वाद देती हैं और सबसे आगे स्वीट मतलब मीठे का स्वाद देती हैं। और जीभ का कार्य होता है स्वाद का बताना। फिर हमारी आती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कर्णमूल ग्रंथियाँ, इनकी संख्या 2 होती है। ये जीभ के दाईं और बाईं और पाई जाती हैं। फिर आती है जिह्व ग्रंथियाँ, ये हमारे जीभ के नीचे भी होती हैं। फिर आती है जबड़े के नीचे ग्रंथियाँ, ये भी हमारे जबड़े के नीचे ही होती हैं। और इनका पीएच मान होता है लार का हमारा 6 से 7 और एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार निकालता है। लार का क्या कार्य है। H2O तथा म्यूकस मतलब श्लेष्म भोजन को लसदार व गीला बनाना होता है। फिर जो हमारे स्टार्च होता है मतलब का, वो टाइलविन नामक एंजाइम लार में उपस्थित होता है जो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टेज शर्करा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर पॉलीसेक्राइड्स एंजाइम जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया की सेल वाल को घोल देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। फिर आता है कि 5वां पॉइंट बताएंगे, बाइकार्बोनेट, फास्फेट तथा म्यूसिन जो बफर का कार्य करते हैं।
हमारी आती है ग्रास नली, जिसको फूड पाइप कहते हैं। ये क्या है हमारी ग्रास नली। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें जो भोजन लुगदी के रूप में आता है उसे आगे खिसकाने का कार्य करती है, और यह 25 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं होती, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। फिर हमारा आता है आमाशय, जिसको हम कहते हैं पेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। प्रश्न पूछा भी जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं आमाशय में नहीं होता, और भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्राव करती है, और लगभग 2.5 करोड़ तक जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर रस का जो पीएच मान होता है 0.9 से 1.5 तक होता है, मतलब अम्लीय होता है, और इसमें 97 से 99% तक जल होता है, तथा कुछ श्लेष्म एवं लवण भी होते हैं। आमाशय की 3 सेल्स होती हैं, पेप्टिक सेल्स और पैराइटल सेल्स और म्यूकस सेल। पेप्टिक सेल्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटोन और पॉलीसैकेराइड में तोड़ता है। फिर रेनिन को दूध की प्रोटीन में कैसीन नामक एंजाइम को ठोस एवं अविलेय दही में तोड़ देता है। फिर हम आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये वसा का अपघटन करता है। और पैराइटल सेल्स में हमारा HCl का स्राव होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम में करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन सड़ने से बचाता है, तथा हड्डियों को गलाता है। फिर हमारी आती है गृहिणी, ड्यूडेनियम। ये भोजन जो हमारा आमाशय में काइम बनकर आता है, या पायरोलस कपाट से होता हुआ गृहिणी में पहुंचता है। आमाशय में जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। फिर भोजन सबसे पहले कहा जाएगा बाइल जूस में जाएगा, फिर अग्न्याशय रस में जाता है। बाइल जूस क्या होता है, मतलब पित्त रस क्या होता है, इसका जो स्राव होता है वो रासायनिक उद्दीपनों को प्रभावित होता है। इन यौगिकों को कोलेगो कहते हैं। कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस में, फिर भी इसका महत्व होता है पाचन में, या वसा का पायशीकरण में भी सहायक होता है। बाइल जूस जो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक में हमारा बाइल पिगमेंट आ जाएगा, जैसे हमारे बिलिरुबिन हो गया, बिलिवर्डिन हो गया। ये एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो अपच्य भोजन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ शरीर से बाहर निकल देते हैं, इसीलिए हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के साथ में बदबू आती है। फिर अकार्बनिक पदार्थ को होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट भी होता है। तो आप देख लीजिए डायग्राम में कि ये हमारी फूड पाइप है। फूड पाइप से हमारा यह स्टमक आया है। स्टमक कैसा आकार का है, जे आकार का होता है। और ड्यूडेनियम हमारी आकार पूछ ली जाती है किस आकार की होती है, तो हमारी C आकार की होती है। और इसके बाद में हमारा ये लीवर जो है ग्लैंड, ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बताएंगे लीवर होती है। लीवर को रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1% तक ग्लाइकोजन होता है, और इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, और संचय हमारा पित्ताशय में होता है, मतलब गाल ब्लेडर में होता है। तो लीवर का भार पूछे तो आप बता सकते हैं लगभग 1.5 किलो का होता है। और इसका कार्य होता है, लीवर में एक हेपारिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। फिर हमारा इसमें पित्त रस का निर्माण भी होता है, और यह पायशीकरण में भी, वसा का पायशीकरण में भी सहायक होता है। और इसमें एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो ब्लड में थक्का जमने से बचाती है। इसमें ग्लाइकोजन का संचय भी होता है, और इसमें ग्लूकोजिनोलाइसिस नामक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, जीनोलाइसिस क्रिया होती है। इसमें जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, ब्लड में, तो इसमें ग्लाइकोजन जो उपस्थित होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरी क्रिया होती है ग्लाइकोजिनोनेसिस। कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, जो ग्लूकोज किसमें जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वसा का संश्लेषण में भी यह सहायक है। फिर हमारी आती है पैंक्रियाज, मतलब जिसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथ क्यों कहते हैं कि इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
और पूछा भी जाता है कि मिश्रित ग्रंथ किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। तो इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तथा पेप्टोन्स को विलीय अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। पूछा रहता है ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, तो बताएंगे कि अग्न्याशय में पाया जाता है। फिर स्टार्च को एमिलोसिन माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टेट्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पाचन तंत्र का सबसे पूर्णतः यहीं पर होता है पाचन का। तो पाचन का अधिकांश भाग हमारे ड्यूडेनियम मतलब ग्रहणी में संपन्न होता है। और हमने बताया भी था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और पाचन एंजाइम इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें इरेप्सिन पाया जाता है जो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और आर्जेनिस पाया जाता है जो आर्जिनिन एमिनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज पाया जाता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज पाया जाता है जो सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज पाया जाता है जो दूध की शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज पाया जाता है जो वसा को वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर उंगली की भांति पतली कई असंख्य विलाई होती हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। ये पचे हुए भोजन का क्या कर देती हैं? अवशोषण कर देती हैं। फिर बाद में हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 से 1.5 मीटर तक होती है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण हो जाता है। फिर हमारा आता है एनस, जो मलाशय का अंतिम भाग होता है जो छल्लेदार मांसपेशियों से बना होता है और वेस्ट मटेरियल हमारा इससे बाहर निकल जाता है। तो ये डायग्राम किसका है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। लार ग्रंथियाँ, ग्रास नली, लीवर और गाल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रीज जो पत्ती की भांति आकृति होती है, ड्यूडेनियम सी की आकृति होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कॉलन है, ये सीकम है और ये अपेंडिक्स होता है। ये अवशेषी अंग, पहले जो हम लोग आदिमानव हुआ करते थे तो फल फ्रूट पेड़ पौधे घास फूस खा लेते थे, तो अपेंडिक्स उसमें सेलुलोज का पाचन कराता था, लेकिन अब ये अवशेषी अंग बन गया, इसका कोई कार्य नहीं है। फिर ये हमारा रेक्टम है और ये एनस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।